हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहेगी क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग रहेगी। मैं इसमें थोड़ा सा आपको जो मैथ का जो आपको टर्म सेकंड का पेपर होने वाला है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये मस्ट डू है, ठीक है। और इस मस्ट डू में कुछ खास बातें आप इस वीडियो में सुन लेना। बाकी आपको इसका जो पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप जानते होंगे जो बच्चे पुराने हैं, टेलीग्राम चैनल है एएससी स्टार्टर के नाम से, वहाँ से ले सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लीजिए, ठीक है। जो इसको अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका एग्ज़ाम जो जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखिए, आपका एक चैप्टर जो है ये आ रहा है आपका 4th और 5th, ठीक है। और 4th और 5th मिला के जो चैप्टर है ना आपका मैथ्स का, एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, सीबीएसई में है ना, तो 10 मार्क्स के टोटल है। आपका सर्कल और कंस्ट्रक्शन यानी कि 10 और 11 चैप्टर मिला के 9 मार्क्स का आ रहा है। और जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो त्रिकोणमिति है, वो चैप्टर नंबर आपका 9 है, वो आपका 7 मार्क्स का आ रहा है। और जो आपका क्षेत्र वाला है ना, क्षेत्रफल वाला 13वां चैप्टर, वो आपका 6 नंबर का आ रहा है। और जो आपके सांख्यिकी है ना, चैप्टर नंबर 14, ये आपका 8 नंबर का आ रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या डिलीटेड है, क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना जिससे कि आपके नंबर आ जाएं, ठीक है। देखो ये जो मस्ट डू मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद इशू किया है, इसमें टारगेटेड सिलेबस है कि इसमें इस तरीके के सारा सिलेबस बता रखा है सारा, ये कि अगर आप इसको कर लेते हैं ना तो आपके इतने मार्क्स तो आ ही सकते हैं। तो आप अगर पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत आपको टेंशन भी है, तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले मस्ट डू पूरा कंप्लीट कर लो। देखो मस्ट डू का मतलब ये नहीं कि सेम ये क्वेश्चन आएंगे, इसके जैसा कुछ और चेंज करके दे सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लो। सुन रहे मेरी बात, सबसे पहले मस्ट डू कर लो आप सुनो और मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप इसको करते हैं तो 10 में से 6 नंबर आपके पक्का हो सकते हैं इसको करने से, मस्ट डू को। ज्योमेट्री वाला करते हैं तो 9 में से 6 आपके पक्का हो सकते हैं। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4था और 5वां चैप्टर है ना, तो आपके 6 नंबर इसमें से पक्का हो सकते हैं इसको करने से। और जो आपका 10 और 11 चैप्टर है, इसको करने से आपके 6 नंबर पक्का हो सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में 8 में से 8 ही हो सकते हैं, मतलब सारे इसमें एग्जाम्पल दे रखे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें 2 नंबर का, और इसमें कुछ नहीं, क्योंकि इसका थोड़ा सा टफ आ जाता है इसलिए इन्होंने साफ कह दिया। तो अगर आप इसको करते हो तो 22 मार्क्स तो पक्का हो ही सकते हैं, ठीक है। और अब सुनो, जो बच्चे पूरे चैप्टर्स वगैरह कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपको क्या नहीं करना। चैप्टर नंबर 5 है ना जो आपका एपी वाला, उसमें आपको एक्सरसाइज 5.3 में 15 से 20 तक के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें, जो आपका चैप्टर नंबर 9 है ना ट्रिग्नोमेट्री, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर जो बुक का एग्जाम्पल आ जाता है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार इसमें ना बाहर से भी क्वेश्चन आता है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें पहले ही बता दें कि भी इसमें हम इसके जो मस्ट डू है ना, इसमें हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो है ना सर्कल वाला चैप्टर जो है वो आपको पूरा करना है। इस चैप्टर में से ना 2 थ्योरम है और जो बुक के एग्जाम्पल हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 2 थ्योरम है अभी नीचे दे रखे, इतनी ईजी तरीके से दे रखे हैं ना, आप उसे कर लेंगे, मैं समझा भी दूंगा इसी में, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, सुन रहे हैं। तो और बाकी जो एग्जाम्पल है ना बुक के, वो आप अच्छे से कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, उसमें आपको ना 11.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करना है और 11.2 आपको पूरी करनी है। और 11.1 में जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो त्रिभुज के समरूप करने वाला है ना, जो त्रिभुज को समरूप करने वाला है, वो टॉपिक नहीं है। यानी कि मैं दोबारा बता दूं कि आपको चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है और 11.2 पूरी करनी है, बस बाकी सब छोड़ देना है चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 13 में आपको एक्सरसाइज 13.4 नहीं करनी। 14 चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 14.4 नहीं करनी, ठीक है। और स्टेप डिवीजन मेथड नहीं करना, जो 14.1 में एसडीएम मेथड यूज़ किया जाता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं पग विचलन विधि या पद विचलन विधि, ठीक है। तो ये वाली जो विधि है ये नहीं करनी है आपको 2 विधि करनी होगी माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती है ना, एक प्रत्यक्ष विधि होती है, एक लघु विधि, और तीसरी जो होती है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि आपको नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 4 में ना आपका जो पूर्ण वर्ग विधि से जो क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन है ना, आप 4.2 देखेंगे, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में जो पहले क्वेश्चन के एग्जाम्पल आपको दे रखे, मतलब पहले वाले जो क्वेश्चन के
जो इतने भी क्वेश्चन है वो दूसरे वाले क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सबको करना है। द्विघाती सूत्र वाला क्वेश्चन जरूर आता है, के वाला जरूर आता है, के निकालने वाला, ठीक है। और जो भी सिचुएशनल प्रॉब्लम वाले होंगे वो आपको इसमें ये करना है, जो इक्वेशन में दिए होते हैं फिर उसके आपको कन्वर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। और ऑन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो वो नहीं करना आपको 14.4 में। आप इसमें द्विघाती सूत्र वाला जरूर कर लेना, ठीक है। अब सुनो, देखो ये द्विघाती समीकरण है, आपको पता है रैखिक किसे कहते हैं, सबसे बड़ी पावर 1 होती है, 2 जब 2 पावर होती है, त्रिघाती सबसे बड़ी पावर 3 होती है। तो हम द्विघाती पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं। और द्विघाती तब होगा जब सबसे बड़ी पावर 2 होगी, सबसे बड़ी घात 2 होगी, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये जो ए है ना 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, और बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो ये रैखिक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा याद रखना ए 0 नहीं होता। फिर देखो द्विघाती सूत्र का आपको फॉर्मूला याद करना है। और एक क्वेश्चन आता है आपका विविक्त कर वाला। देखो मतलब ये, अगर इस पूरे की वैल्यू मतलब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो उसको हम वास्तविक बोलते हैं। अगर 0 के बराबर आता है तो उसको हम बराबर बोलते हैं। और अगर हम 0 से छोटा आता है तो बोलते हैं वास्तविक नहीं है। फिर इसके बेस पर ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर ये तो दिखा रहा हूँ, बस जो 2 थ्योरम है वो थोड़ी सी समझा देता हूँ इसमें आपको, ठीक है। मैं बाकी अब देखो ये डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई ना तो मूल वास्तविक नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांस हैं, ठीक है। बेसिक वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये मजदूर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद देखो ये आ गया कि बताओ ये द्विघाती है या नहीं, तो पूरा सॉल्व करा और ये आंसर आ गया। ये जो हमने करा ना ये चीज़, ये फॉर्मूला लगाया ए माइनस बी की पावर 2 का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये अब ऐसे ये देखो के वाला जो क्वेश्चन में कह रहा था ना, के वाला जरूर आ जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। अब मैं इसमें समझा नहीं पाऊँगा, थोड़ा थोड़ा मेन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारे सोर्सेज आज अवेलेबल हैं, हम उनसे बेनिफिट उठाइए, ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए। अब चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो समांतर श्रेणी। आपको पता ना समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, एक ऐसी श्रृंखला जिसका अंतर समान होता है। जैसे 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 11 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी, क्योंकि 2-2 बढ़ रहे हैं, ये 2-2 घट रहे हैं, तब भी वो समांतर श्रेणी है। बराबर अंतर होना चाहिए, देखो ये बराबर अंतर है, बराबर अंतर है, देखो 3-3-3 ही है, तब भी 0 का तो अंतर है, बराबर ही तो है, तो ये हम क्या बोलेंगे ये कि ये AP है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, पहला पद को A बोलते हैं, दूसरा पद A प्लस D, अगर A2 है तो उसको कैसे बोलेंगे, A प्लस D बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से है। और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है तो ये nवां पद का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है इसमें, ठीक है। ये योग निकालने का फॉर्मूला है, सम निकालने का। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने कंसेप्ट की वीडियो बना रखी है, चैप्टर नंबर 5 के कंसेप्ट की वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो आप अगर वीडियो ढूंढेंगे तो आप लिख देना चैप्टर 5 ASC स्टार्टर, ठीक है, अगर होगी तो आ जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा लिंक डालने की, ठीक है। अभी 5 ही ढूंढ के देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, और टेलीग्राम से आप ये PDF ले लेना, ठीक है, जिनके पास नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल के तो उनके पास ये अवेलेबल नहीं होता, तो उनको मैं PDF से ये प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से देख लो। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर ये 10 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये वृत्त होता है, ठीक है, ये लाइन इसको टच करके जा रही होती है ना, तो इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और अगर वो टच होकर नहीं जाती तो उसे हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, और अगर अंदर से चली जाती है या 2 पॉइंट पर टच कर रही है तो उसको बोलते हैं हम छेदक रेखा, ठीक है। और ये थ्योरम ये कहती है, ये प्रमेय नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 में से एक थ्योरम आने के चांस हमेशा होते हैं। जब एक वृत्त को हम डालते हैं तो बाहर बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। ये कह रहा प्रूव करके दिखाओ, तो देखो आपको इसी पैटर्न से करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि क्या क्या रूल्स फॉलो करें कि जिससे कि फुल मार्क्स आ जाए, जो आपको फोकस करना है, जैसे फोकस के ऊपर बनाई थी, फोकस सिलेबस की वीडियो बनाई थी मैंने, क्लास मैथ की, है ना। तो दिया है क्या है, आपको ये लिखना है कि दिया क्या है, केंद्र वाला वृत्त एक वृत्त है और बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PQ और PR जो है खींची गई हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि केंद्र O वाला एक वृत्त
और बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है PQ और PR है। ठीक है, फिर सिद्ध क्या करना है आपको कि ये दोनों बराबर करना है। उसके बाद हमने रचना क्या कर ली, हमने इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया। ठीक है, अब ये क्या बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। इन दो ट्रायंगल में तीन चीज़ें बराबर बता दो। देखो ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, कॉमन है। अगर ये लाइन ना होती दो ट्रायंगल ना बनते, है ना, वही चीज़ है। और ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो कौन से रूल से हुआ, जब हमें पता लगाना होता है ना कौन सा रूल है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को लेते हैं खाली। ये ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल में एक ये साइड है, ये 90 डिग्री का है, और ये साइड है, हमें ये तो दे रखी है, ये हमने प्रूव करा ना। एक हमने ये लिए, एक हमने ये लिया, और एक हमने 90 लिया। तो हमने क्या लिया, एक 90 लिया मतलब R लिया, राइट। एक हमने हाइपोटेन्यूज ली 90 के सामने वाला, तो H, और एक हमने साइड ली तो S, तो RHS रूल हो गया। जब तीन चीज़ें बराबर होती हैं तो चौथी चीज़ बराबर होती है, तो सिप्लिसिटी बोलते हैं। देखो ये बुक में ना आपकी 10.2 थ्योरम है, और ये वाली जो है ना बुक में आपकी 10.1 थ्योरम है। और आप जब 10.1 थ्योरम को देखोगे ना बुक में, इतनी थ्योरी लिख रखी है ना, बच्चा कहता है कैसे करूँ, तो ये बहुत ईजी तरीके से दे रखा है। आप ये कर लो, मैं इसे समझा रहा हूँ क्या है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होते हैं। मतलब ये जो जा रही है, तो ये जो स्पर्श बिंदु बन रहा है ये 90 डिग्री की बनती है, इस पर केवल इसी पे 90 बनती है। तो हमने कहा दिया क्या, केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा यहाँ पे एक चीज़ कर देना, स्पर्श रेखा XY है। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई, लिखा नहीं। ठीक है, और फिर सिद्ध क्या करना है हमें कि ये जो OP है ना, इसके ऊपर क्या है, लंब है। यहाँ पे लंब का साइन बना देना ऐसे। ठीक है, उसके बाद रचना हमने क्या कर ली, हमने क्या करा, हमने XY है ना, ये P के अलावा एक अन्य बिंदु ले लिया Q, ये हमने अन्य बिंदु ले लिया, और OQ को मिलाया, OQ को मिलाया लिखा है। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग होगी ना, छपा नहीं है। ठीक है, फिर उपत्ति देखो, आप उपत्ति मतलब हम करने जा रहे हैं, बिंदु Q को वृत्त के बाहर होना चाहिए, अन्यथा देखो हमने बोला कि बिंदु Q बाहर होगा, पर बिंदु बाहर होगा, अन्यथा XY एक छेदक रेखा बन जाएगी। हाँ या ना, अगर मान लो Q अंदर हो गया, और Q अंदर होगा तो XY अंदर की तरफ चला जाएगा, और जब अंदर जाएगा तो ये दो पॉइंट पे टच कर देगा। और आपको मैंने बताया कि स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पे टच करती है, जो स्पर्श रेखा होती है एक ही बिंदु पे टच करती है ना। और अगर Q अंदर हो गया तो ये XY ऐसे चली जाएगी और ये दो बिंदु पे टच कर देगी, और इसका मतलब वो छेदक रेखा हो जाएगी। फिर स्पर्श रेखा कैसे होगी, तो आपको ये लिखना है, अतः OQ जो है बड़ा है OP से, OQ जो है वो बड़ा है OP से, है ना। ठीक है, तो हम बोलेंगे यह XY पर P के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, और ये केवल ये OQ जो है ना, ये जो OQ है ना, ये जो OQ है, ठीक है, ये हमेशा इससे OP से बड़ा है। ठीक है, और केवल ये OQ जब OP के बराबर होगा तभी ये बिंदु स्पर्श कर सकता है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, ये XY पर P के अतिरिक्त प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OQ तब बड़ा होगा जब वो P पर ना हो। जब ये OQ है ना, अगर ये P पर नहीं है तभी ये OQ बड़ा हो सकता है, क्योंकि जैसे ही P पर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे, अतः OP बिंदु O से XY की न्यूनतम दूरी है, और इसलिए OP जो है वो लंब होगा, XY भी लंब है। ठीक है, अब बाकी देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाला, बाकी आप आराम से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी में कोई दिक्कत आ रही हो, समझने में प्रॉब्लम आ रही हो ना डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है ना इंग्लिश मीडियम वाला देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेजेस जो है ना आगे पीछे हो गए हैं, प्रिंटिंग फ़ोटो गलत छपी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। और देखो याद रखना कि ये जो सर्कल होता है इसके बाहर के जो ये जो हम स्पर्श रेखा खींचते दोनों बराबर होती हैं, और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, और ये तो बुक का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सब करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, एक आपका 11.1 का क्वेश्चन है ये वाला, इसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ऊपर जितने का एंगल होगा नीचे भी उतने का एंगल लेना। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसे करने के, तो आप इस तरीके से आपको अच्छा लगता है इस तरह कर लेना। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना, आप ये देखो याद कर लो ये पूरा। और आपको किस तरह में 1 2 3 बार बनाना होगा, नहीं, आप एक बार ही बना सकते हैं सीधा, और बस स्टेप लिख देना। ठीक है,
ऐसे अब देखो आपकी 11.2 है ना, उसमें सर्कल वाले हैं तो ये सब हैं। ये देखो यहाँ पे 3-4 करे हुए हैं, बाकी आप चैप्टर से पूरा कर लेना। सुन रहे हैं मेरी बात? ये सारे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। उसके देखो चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 में भी कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो चैप्टर नंबर 13 में आपको सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, पर जो आपकी 10th क्लास है ना उसमें आपकी डबल फिगर आती है। मेरी बात सुन रहे हैं? डबल फिगर आती है। जैसे आप देखो ये डबल फिगर वाला है, तो अब जैसे 2 क्यूब को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा ना। जब हम 2 क्यूब को जोड़ते हैं तो क्यूबॉइड बनता है, घन को जोड़ेंगे घनाभ बनेगा। पर एक बात सुनो, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, अब इस क्यूब को मैं दूसरे क्यूब के साथ जोड़ रहा हूँ तो क्या चीज़ बढ़ेगी? जैसे ये क्यूब है, अब मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है? खाली लेंथ ही तो बढ़ रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, तीनों चीज़ें बढ़ा लेते हैं। बच्चों 2 क्यूब को जब आप जोड़ोगे तो लेंथ बढ़ेगी या ब्रेथ बढ़ेगी या हाइट बढ़ेगी, तीनों में से एक ही तो बढ़ेगा, है ना। तो जब हमने 2 क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बनाया तो लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर मान लो क्यूब की लेंथ 4 थी तो एक और क्यूब जुड़ा 4, तो 4 लेंथ कितनी होगी? 8। तो ब्रेथ कितनी होगी? ब्रेथ तो 4 ही रहेगी ना यहाँ से। इस पर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। देखो इस पर कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़रा इसको और अच्छे से बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमने करा, ये करा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो सिर्फ या तो लेंथ बढ़ेगी ब्रेथ बढ़ेगी, बना भी हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, देखो लेंथ ही तो बढ़ी है, जो ब्रेथ है इसकी उतनी रहेगी, हाइट इसकी उतनी रहेगी। तो अगर जब 2 क्यूब को जोड़ा जाए या 10 क्यूब को जोड़ा जाए तो लेंथ जितने क्यूब जोड़े जा रहे हैं उतनी जुड़ जाएगी। जैसे मान लो अगर 10 है तो 10 चौक 40 हो जाएगा, 2 है तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 2 है तो, और ब्रेथ कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी, हाइट कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। तीनों में से एक को बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमें यहाँ बोला गया है आयतन निकालो। देखो आयतन में ना जब 2 फिगर है, 2 फिगर को जोड़ा तो आयतन इसका अलग, दोनों के आयतन को जोड़ देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। लेकिन जब एरिया की बात करेगा बच्चों, मैं एरिया की बात आपको बता दूं, जब भी एरिया की बात करेगा, 2 फिगर को जोड़ने की बात करेगा ना एरिया में, जैसे मान लो ये क्या है? कोन है, शंकु है, और ये क्या है? हेमिस्फीयर है, मतलब अर्धगोल है। तो 2 चीज़ों को जोड़ के जब हम एक चीज़ बनाते हैं ना तो हमें इसका सी एस से लेना होता है। पाई आर एल, इसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, तब जाके पूरा फिगर बन गया। बच्चे क्या सोचते हैं एग्जाम में ना, वो बोलता है कि जैसे शंकु के ऊपर अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा गया है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बच्चे क्या करते हैं? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है, और गोले का अर्धगोले का लगाते हैं, अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब यूं जोड़ने लग जाते हैं तो गलत हो गया ना बच्चों। एक बार बताओ, टोटल सर्फेस एरिया हमें निकालना है, ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया निकालना है हमें, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो आप कितनी बार जोड़ गए और हमें निकालना है, तो ये सिर्फ ये चीज़ तो चाहिए होगी। अब आप इसको तोड़ के अंदर से थोड़ी यहाँ पे पेंट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हमें सी एस से लेना पड़ता है। हमें ये चीज़ जो है, ये चीज़ अंदर से बंद हुई, हमें दिखाई थोड़ी देगी, तो इसलिए हमें इसको नहीं लेना होता है। सुन रहे मेरी बात? और यार हमें जब भी डबल फिगर वाला आता है तो हमें सी एस से लेना होता है। सी एस से क्या मतलब होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखो, ये जो सी एस से वाले फॉर्मूले हैं ना, ये हमें ये सी एस से लेने होते हैं। ये वाले बच्चे टोटल लेके जॉइंट फिगर वाले करते हैं तो उसमें गलत कर देते हैं। सुन रहे, समझ में आ रहा है आपको? तो सी एस से में यहाँ कन्फ्यूजन होती है। जब आप बुक के क्वेश्चन करेंगे ना 13.1 कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 कीजिए, आपको उसमें और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब एक ये है, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मान लो मैंने एक बेलन बोला, इस बेलन में से मैंने शंकु काट दिया, ये मैंने शंकु काट दिया। अब जब मैंने बेलन में से शंकु काट दिया तो फिगर ऐसी हो जाएगी क्योंकि ये तो कट गया। अब बताओ इसका सी एस से का फॉर्मूला क्या लगेगा? बता सकते हो इसका सी एस सी का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ बताना चाहिए, जो इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो कमेंट करके बता भी सकते हैं बिना देखे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ क्या लगेगा। देखो जो अंदर से कटा ना, बाहर से तो पूरा ये सिलेंडर है ही, तो सिलेंडर का सी एस सी क्या होता है? 2 पाई आर एच, हमें टोटल निकालना है, प्लस ये बेस थोड़ी गायब हुआ है, बेस भी है, तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। और ये अंदर क्या है चीज़ बनकर तैयार हो गई है? कोन, शंकु, तो इसका पाई आर एल। तो अगर इसका कुल निकालने के लिए बोलेगा तो इसका फॉर्मूला ये लगेगा 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। सुन रहे मेरी बात? ठीक है। अगर वॉल्यूम बोलता तो, ये तो हमने क्षेत्रफल की बात करी है, क्षेत्रफल की बात करी है मैंने ये। अगर वॉल्यूम बोलता तो हम बेलन में से शंकु घटा देते, क्योंकि आयतन जितना चीज़ किसी को निकालोगे उतना कम होता चला जाता है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे बेलन है, ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच,
और पता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है? क्योंकि एक बेलन के अंदर अगर समान आधार समान ऊंचाई ली जाती है तो 3 शंकु बनते हैं। देखो 3 नहीं बन गए? तो अगर हम एक शंकु की बात कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, तो आप खुद सोचो, ये देखो, तो एक बेलन में कितने शंकु निकल सकते? 3 निकल सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मूले में 1/3 लगाते हैं। इसलिए बेलन का पाई स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो बाकी तो आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मुझसे थोड़ा बहुत हो पा रहा है मैं कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, बाकी देख सकते हो इस तरीके से ये 13 मैंने आपको बता दिया। और 14 चैप्टर में आपको माध्य, माध्यक, बहुलक, ये आपको फॉर्मूले सारे अच्छे से उनसे पुट करना आना चाहिए। बहुत सारे सोर्सेज है, उससे फ़ायदा उठाओ बच्चों, खूब पढ़ो। ठीक है, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। देखो ये आपको पता है 40 से 80 ये क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल कहलाता है। आपको वर्ग चिन्ह निकालना आता है? वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ये माइनस नहीं होता बच्चों, 40 से 80 है तो दोनों जोड़ के आधा करो। 40 से 80 कितना? 120। 120 का आधा कितना होता है? 60 होता है। तो वर्ग चिन्ह इसका कितना आ गया? 60 आ गया। सुन रहे मेरी बात? 40 से 100, अगर मान लो 40 से मैंने 20 से 40 लिया तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आएगा? 60। दोनों को जोड़ा 60, 60 का आधा 30 आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखो आपको उल्टा सीधे दोनों आने चाहिए। जैसे यहाँ 20 से 40 लिखा है, या 40 से 60 लिखा है, तो इसका कितना आएगा? इसका वर्ग चिन्ह कितना आएगा? इसका वर्ग चिन्ह कितना आएगा? 30 आएगा। इसका कितना आएगा? 50 आएगा। अब मान लो एग्जाम में तुम्हें ये चीज़ दे रखी हो, इसको इसमें बदल लोगे? आपको 30-50 आपने जोड़ के आधा कर लिया, आपको वर्ग चिन्ह मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। अब आपको क्लास मार्क दे रखा है तो आप क्लास इंटरवल निकाल लोगे, वर्ग अंतराल निकाल लोगे? बोलो हाँ निकाल लेंगे। पता है कैसे निकालोगे आप? देखो मेरी बात सुनो, कैसे निकालोगे। अब 50 में से 30 के कितने बचे? 20 बचे। 20 का आधा कर दो 10। अब 10 घटा दो इसमें 20, 10 इसमें जोड़ दो 40, 10 इसमें घटा दो 40, 10 इसमें जोड़ दो 60। देखो ये चीज़ सेम नहीं आ रही ऊपर के? तो आपको इसको इसमें बदलना आना चाहिए। ठीक है, और इसको इसमें बदलना आना चाहिए। अगर आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बाकी तो यहाँ पर मीन मीडियम मोड के फॉर्मूले हैं, ये आपको देखने हैं। और हाँ, माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य माध्यक जो बहुलक है ना, उसका एक संबंध है, वो आपको जरूर करना है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये बहुलक इतना दे रखा है, माध्य इतना दे रखा है, माध्यक निकालिए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो आपको याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। फॉर्मूला ये रहता है, अगर आप तीन में से कोई भी 2 चीज़ दे रखे उसको निकालें। मान लेते बहुलक आपको 10 दे रखा है या 40 दे रखा है, चलो माध्यक दे रखा है आपको 15, तो आप माध्यक कैसे निकालोगे? माध्यक अब ये लिख दो। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए बहुलक का सिंबल जेड होता है, माध्यक का एम होता है, और माध्यक का क्या होता है? एक्स के ऊपर बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 40, 15 से 45, 2, ठीक है माध्य, तो 45, ये 2 माध्य है ना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 40 जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो कितने बचे? 45 में 40 के कितने बचे? 5। तो 2 बटे में चला गया तो एक्स कितना आ गया? माध्य कितना आ गया? 5 बटे में 2 = 2.5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से मतलब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले को जो मैंने अभी लिख के दिखाया था उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि खुद सोचो ये तो जाके माइनस के तो बनेगा। तो फॉर्मूला जैसे मर्जी आ जाए, एक ही फॉर्मूला याद रख लो, ये याद रख लो, या जो मैंने लिखा है वो। 3 में से जो भी दे रखा होगा उसको 2 को पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, कैसी रही वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे पूरी मेरे वैल्यूएबल रही होगी काफ़ी हद तक। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए, और एनसीईआरटी को फिर भी अच्छे से कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, और भी ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस पेपर जो DOE ने, CBSE ने जो भी इशू किए हैं उन्हें ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।